गुड मॉर्निंग गाइस, हाय दिस इज सहगल। आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस पर बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पिछले क्लास में पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन को कवर कर चुके थे, प्रोनाउन को कवर किए थे और एडजेक्टिव को कवर कर लिए थे। और आगे की क्लास को हम लोग अभी देखते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना होगा वर्ब के बारे में, फिर एडवर्ब समझेंगे, फिर कंजंक्शन को समझेंगे, फिर प्रीपोजिशन को समझेंगे और उसके बाद इंटरजेक्शन को समझेंगे। तो चलो दोस्तों, हम लोग देखते हैं। वर्ब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? वर्ब के बारे में समझेंगे। तो ये वर्ब होता क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक अपने आप में एक वर्ड होता है। क्या होता है माय डियर? वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन। ये एक्शन को शो करता है, पोजीशन को शो करता है और स्टेट को शो करता है। ये किसको किसको शो करता है जी? एक्शन, पोजीशन और स्टेट को शो करता है। उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। अगर हिंदी की बात करें वर्ब में, तो जिस भी क्रिया के अंत में, जैसे आप देखो पढ़ना, 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 बोलना, समझना, खेलना, क्या डियर? खेलना। अगर देखें इसको तो सभी के अंत में लास्ट में ना 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 ना, क्या आ रहा जी? ना ना ना, नाना करते प्यार है मैं कर गए। ये सुने होंगे आप लोग सॉन्ग। तो ये पढ़ना, बोलना, समझना, खेलना, ये जिसके अंत में ना 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 होगा वो क्या होता है? वर्ब होता है। क्या होता है डियर? वर्ब होता है। जैसे पढ़ना, समझाना, रोना, सोना, खाना, खिलाना, ये सारे हिंदी में हम वर्ब कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? वर्ब कहेंगे। लेकिन माय डियर, हमको समझना होगा इंग्लिश में वर्ब कौन सा होगा, इंग्लिश में वर्ब को कैसे पहचानेंगे। तो इस क्लास में हम लोग वर्ब के बारे में समझने का कोशिश करेंगे। देखिए गाइस, इट शोज एक्शन। जो वर्ड एक्शन होगा, जो डूइंग वर्ड, वर्ब को आप कह लो डूइंग वर्ड, जो डूइंग वर्ड होता है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। डूइंग वर्ड्स को भी वर्ब कहा जाता है। अगर एक्शन की बात करें तो जैसे सी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। अब देखिए प्ले क्या है जी? प्लेज यहाँ पे एक्शन है, वो खेलती है, कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा, उसकी बड़ी मूवमेंट करेगा, वो ही क्या कहलाएगी? एक्शन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? एक्शन। और एक्शन को ही हम क्या कहते हैं? वर्ब। तो ये प्ले यहाँ पे क्या हो गया जी? वर्ब हो गया। प्ले क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो एक्शन समझ में आ गया, जिसमें एक्शन हो वो वर्ब होगा। दूसरा क्या है? पोजीशन। अब देखते हैं पोजीशन क्या होता है। आप एग्जांपल से समझिए। आई हैव अ न्यू कार। मेरे पास एक नई कार है। आई हैव अ न्यू कार। अब देखिए यहाँ पे एक कार और आई, इसमें क्या है कि आई के पास क्या है? एक कार है। पोजीशन होने की बात किया, अधिकार की बात किया। आई का इस कार पे अपना क्या है? अधिकार है। तो ये अधिकार वाले पोजीशन वाले वर्ड क्या होता है जी? वर्ब होता है। पोजीशन वाले वर्ड भी क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। जैसे देखिए she has a smart hubby। उसके पास एक स्मार्ट पति है। उसके पास क्या है? एक स्मार्ट पति है। तो she has a smart hubby, यानी she को अपने पति पे क्या है? अधिकार है। आजकल तो लड़कियां को अपने पति पे अधिकार होता ही है। तो आप देखिए गाइज, सी हैज अ स्मार्ट हबी, यानी हैज क्या चीज को शो कर रहा? पोजीशन को शो कर रहा, अधिकार को शो कर रहा। जो पोजीशन को, निजी उसका संपत्ति हो, वो हमारे क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। तो हैज यहाँ पे क्या होगा डियर? वर्ब होगा। हैज भी क्या होगा?
वर्ब होगा। तो पोजीशन वाले वर्ड भी क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। एक्शन वाले वर्ब, पोजीशन वाले वर्ब, स्टेट वाले वर्ब। स्टेट वाले जिसको आप हैपेनिंग के समझो, हैपेनिंग की तरह से, हैपेन मतलब होना, इसी से बन गया क्या, हैपेनिंग। जैसे आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, मैं क्या हूँ, एक लड़का हूँ। होने की बात कर रहा, मैं क्या हूँ, एक लड़का हूँ। एम क्या किया, हूँ का बात किया, होने का शो किया। और जो हैपेन करने का शो करता है उसे भी क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। उसे भी क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। आप देखिए, ही इज पुअर, वो क्या है जी, गरीब है। ही इज पुअर, ये पुअर इज यहाँ पे आकर के इसको स्टेट को शो कर रहा। इसकी स्टेट कैसी है, इसकी दशा कैसी है, गरीब है। और ये क्या किसको शो किया, इज से शो किया। तो इज भी हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। इज भी क्या होगा डियर, वर्ब होगा। तो हम लोग वर्ब को कैसे समझें, वर्ब एक्शन को शो करता है जिसमें मूवमेंट हो, डूइंग वर्ड हो, या फिर पोजीशन को शो करने वाले वर्ब होगा, या स्टेट को, या फिर हैपेनिंग वर्ड को। ये सारे वर्ड को शो करने वाले को वर्ब कहेंगे। अब देखते हैं ये वर्ब को टाइप्स को थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब को अपने आप में दो टाइप्स में बांटा गया। एक मेन वर्ब, एक मेन वर्ब डियर, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। इसको आप एक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हो, इसको आप एक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हो। अगर बात करें एक्सिलरी वर्ब की, इसकी टोटल संख्या 24 होता है। टोटल संख्या कितने होते हैं जी, 24। और मेन वर्ब जो मेन होगा, डूइंग वर्ड होगा, वो मेन वर्ब कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मेन वर्ब। अब बात करते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं। ये टोटल संख्या 24 होता है जी। टोटल कितना होता है, 24 होता है। अब देखिए, अगर बात करें हम इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड। अब इसको देखना, इज, एम, आर ये प्रेजेंट होता है। इज, एम, आर प्रेजेंट, हैव, हैज प्रेजेंट होता है, हैड क्या होता है, पास्ट। अगर इज, एम, आर की पास्ट की बात करें तो ये बाज होगा जी और बर होगा, बाज होगा और बर होगा। अब बात करो डू, डज, डिड, डू, डज, डिड, डू, डज प्रेजेंट, डिड पास्ट, डिड पास्ट। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर इसकी बात करें तो इसको हम लोग प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसको कौन सा एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। ये हो गया जी प्राइमरी, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। कुछ और वर्ब होते हैं, एक मॉडल्स वर्ब होता है, दूसरा क्या होता है जी, मॉडल्स वर्ब। अब मॉडल्स वर्ब क्या होता है इसको समझते हैं। अगर बात करें सैल का, सैल अपने आप में मॉडल, इसका शुड होता है जी, सैल, शुड, बिल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, कैन, कुड, कैन, कुड। और 8वां जो होगा लास्ट में मस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये टोटल मॉडल्स की संख्या 9 हुआ जी। ये टोटल मॉडल्स, इसको आप मॉडल्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। इसको मॉडल वर्ब बोलते हैं। तीसरा क्या होता है, एक सेमी मॉडल होता है, जिसको आप डिफेक्टिव मॉडल भी कह सकते हो। सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल्स यूज टू आउट टू नीड डेयर। ये टोटल संख्या इसकी 4 होता है। 9 और 4 13, 9 और 4
13 और 11, ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की संख्या 11, टोटल कितना हो गया 24। तो टोटल हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना होता है जी 24 होता है। टोटल हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना होता है 24 होता है डियर। लेकिन आपको इसमें समझना है कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, अब मॉडल के बारे में, तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब दोनों तरह से काम करता है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब दोनों तरह से काम करता है। कैसे? एक एज ए मेन वर्ब, और दूसरा एज ए हेल्पिंग वर्ब। दूसरा किससे काम करता है? एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो देखते हैं कैसे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब एज ए मेन वर्ब का भी काम करता है और एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। देखिए, अगर बात करें पहले इज, एम, आर, और ये अपने आप में प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। जैसे देखिए आप, सी इज स्पीकिंग इंग्लिश। सी इज स्पीकिंग इंग्लिश। अगर बात करें स्पीकिंग का, तो स्पीकिंग यहाँ पे क्या है जी? वर्ब है। स्पीकिंग क्या है? कंटिन्यूअस फॉर्म में है, वर्ब है। अब इस वर्ब को हेल्प करने कौन आया? इज यहाँ पे क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब। इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। पहले ये भी समझ लीजिए हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। हेल्पिंग वर्ब हम उसे कहेंगे जो किसी ना किसी वर्ब को हेल्प करेगा। हेल्पिंग का मतलब ही होता है हेल्प करने वाला। जैसे आप एग्जांपल से देख लो, आप घर में कोई काम कर रहे हो, तो कोई आपको अगर हेल्प कर दिया तो आप वहाँ पे हेल्प करने, आप तो मेन थे, आपको कोई हेल्प किया तो वो आपको हेल्पिंग कहला गया, वो आपका हेल्पर हो गया। इन द सेम वे, अगर किसी वर्ब को कोई वर्ब उसको आगे आ करके उसे हेल्प करने की ट्राई करती है, उसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। उसे क्या कहेंगे डियर? हेल्पिंग वर्ब समझेंगे। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के भी तरह काम करता है और कभी कभी मेन वर्ब का भी तरह काम करता है। तो कब मेन वर्ब का काम करेगा जी और कब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा? जब हेल्पिंग प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब किसी वर्ब को हेल्प करेगा, किसी वर्ब के साथ आके उसको हेल्प करेगा, तब वो हेल्पिंग वर्ब होगा। और जब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब अकेले आएगा, उस सेंटेंस में अकेले वर्ब का काम करेगा, तो वो मेन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा डियर? मेन हो जाएगा। जैसे सी इज अ गर्ल। वह एक लड़की है। सी इज अ गर्ल। अब यहाँ पे इज की बात करें तो अकेला वर्ब आया जी। गर्ल क्या हो गया? नाउन। सी क्या हो गया? प्रोनाउन। अभी नाउन और प्रोनाउन पिछले क्लास में पढ़े थे। फिर इसको हम क्या बताते हैं? आप इसको आर्टिकल बोल लो, डिटरमाइनर बोल लो, या फिर क्या बोल लो, इसको एडवर्ब बोल लो, एडजेक्टिव बोल लो। तो आप इसको डिटरमाइनर लिख सकते हैं। अब इज क्या हो गया जी? वर्ब। ये क्या हो गया? वर्ब। तो यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? इज यहाँ पे किस काम कर रहा? मेन वर्ब का काम कर रहा है। इज कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। अब इस दोनों सेंटेंस को कंपेयर करो। यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे इज मेन वर्ब। तो जब आपको प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब दिखे तो आपको देखना होगा, हो सकता है या मेन वर्ब की तरह से भी काम करे और हेल्पिंग वर्ब की तरह से भी काम कर सकता है। जैसे और भी वर्ब को देखिए, एम को देखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। टीचिंग क्या हो गया जी? वर्ब। पढ़ाना, जिसमें आ गया ना लास्ट में, वर्ब हो गया पढ़ाना। अब देखिए इस पढ़ाना वर्ब को एम क्या किया? हेल्प किया। तो अभी एम क्या हो गया? हेल्पिंग। लेकिन आप इसी को लिख दो, आई एम अ डॉक्टर। आई एम अ डॉक्टर। तो एम यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं आया है, इसके बाद क्या आया है? नाउन आया है। तो ये क्या हो गया? एम यहाँ पे मेन वर्ब। तो इन द सेम वे इज, एम, आर दोनों तरह से काम करता है। इज, एम, आर दोनों तरह से काम करता है, एज ए मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इन द सेम वे आप हैज, हैव,
और हैड को बारे में भी देखिए। जैसे I have watched new song, या बोलो I have watched the war movie. अब देखिए वॉच्ड यहाँ पे क्या जी, थर्ड फॉर्म, तो मेन वो हैव यहाँ पे क्या है, इस थर्ड फॉर्म को हेल्प करने, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आप लिखो आई हैव अ न्यू हाउस, मेरे पास एक नया घर है, मेरे पास एक नया घर है। हैव यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। चूंकि हैव के बाद कोई वर्ब नहीं आया, देखिए नाउन आया जी, नाउन को क्वालिफाई किया, एडजेक्टिव बना, और ये क्या हो गया, डिटरमाइनर, और आई को आप प्रोनाउन कह लो, तो हैव क्या हो गया, मेन वर्ब। तो आपको समझ में आ गया जितना भी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होंगे वो किस तरह से काम करता है, एज ए मेन वर्ब और एज ए हेल्पिंग वर्ब। लेकिन बात करें अगर सेमी मॉडल्स की, मॉडल वर्ब की, तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, ना कि मेन वर्ब की तरह काम करता है। आप इसको मेन वर्ब की तरह से भी काम करवा के देखो, अगर कर रहा तो ठीक, नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं आई कैन अ डॉक्टर, अब देखिए इसका हिंदी निकालिए, ट्राई कीजिए। मैं कैन का मीनिंग सकना का देता है, सकता का, मैं सकता हूँ एक डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर सकता हूँ। क्या एक सही आंसर मिल रहा आपको, सही मीनिंग मिल रहा, नहीं। आप क्या बोल सकते हो, आई कैन बी अ डॉक्टर, आई कैन बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बन सकता हूँ। यानी कैन जो है हमेशा अपने आप एक वर्ब ले रहा। जैसे आप और भी देखिए, आई कैन मैं सकता हूँ, आई कैन मैं सकता हूँ, तो भाई क्या सकते हो, तो मैं बोल सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये कैन अपने आप में मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब के बाद क्या आ रहा, एक वर्ब आ रहा, और हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो समझ में आ गया कि जब मॉडल एक्सिलरी वर्ब होगा तो वो किसी वर्ब के साथ ही आएगा, और जब किसी वर्ब के साथ आएगा तो ये मेन वर्ब नहीं बनेगा, ये क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। वो क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। समझ में आ गया, हेल्प। तो हम लोग बाइंड अप कर लेते थोड़ा सा। वर्ब के बारे में दो पार्ट में बांटे थे, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को तीन पार्ट में बांटा गया, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स, सेमी मॉडल। जितने प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हो रहे थे वो दो तरह से काम कर रहा था। फर्स्ट में एज ए मेन वर्ब, दूसरा एज ए हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जब सेंटेंस में अकेले मेन वर्ब का तरह काम करेगा, वर्ब की तरह काम करेगा, वो मेन वर्ब हो जाएगा। जब सेंटेंस में किसी वर्ब को सपोर्ट करने आएगा तो वो क्या बन जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। अब दूसरा था मॉडल्स। मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तरह से ही काम कर रहा। अकेले से अगर लाने की ट्राई करते हैं, आई कैन अ टीचर, मैं एक टीचर सकता हूँ, सही मीनिंग नहीं दे रहा, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। जब कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा तो एक सेंटेंस नहीं होगा, और इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कैन के बाद एक वर्ब देना जरूरी हो जाएगा। जैसे आई कैन बी अ टीचर, मैं एक टीचर बन सकता हूँ, मैं एक शिक्षक बन सकता हूँ। तो माय डियर आपको समझ में आ गया होगा वर्ब के बारे में, और वर्ब को हम लोग अच्छे से पहचानने का ट्राई किए। अब देखते हैं अगला। वर्ब के बाद एडवर्ब होता है। वर्ब के बाद क्या होता है डियर, एडवर्ब होता है। एडवर्ब को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, आराम से समझेंगे। एडवर्ब होता क्या है, इसको कैसे पहचान जाएंगे किसी भी सेंटेंस में कि कौन एडवर्ब होगा। आपको कभी भी कोई भी सेंटेंस मिले तो आप उसको ट्राई कीजिए कि वहाँ पे नाउन कौन सा होगा, प्रोनाउन कौन सा होगा, कौन वर्ब होगा, कौन एडजेक्टिव होगा,
कौन एडवर्ब होगा, कौन प्रीपोजिशन होगा। यही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेनिफिट है। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का संक्षिप्त रूप से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम लोग एडवर्ब के बारे में समझेंगे। एडवर्ब, एन एडवर्ब क्वालिफाई अ वर्ब। एक एडवर्ब जो होता है वर्ब को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है जी? वर्ब को। यानी आप पढ़े थे एडजेक्टिव में, आप क्या पढ़े थे? जैसे एडजेक्टिव देख लीजिए, बुक। बुक क्या था जी? एक नाउन था। अब बुक के आगे कोई एक वर्ड डालते हो, बुक के आगे कोई एक वर्ड डालते हैं, अब बुक के आगे एक वर्ड डाल दीजिए, जैसे न्यू बुक। तो नाउन के पहले एक वर्ड आया और नाउन को क्वालिफाई किया, वो एडजेक्टिव बना जी। इन द सेम वे जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो अपने आप में एडवर्ब होता है। दूसरी चीज़ है, एडवर्ब जो है खाली वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और साथ ही साथ कोई दूसरा एडवर्ब का भी क्वालिफाई कर देता है। ये दूसरा एडवर्ब का भी क्वालिफाई कर देता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से, सी नेवर टेल्स अ लाई। वह कभी झूठ नहीं बोलती। सी नेवर टेल्स अ लाई। अब यहाँ पे देखिए टेल, बोलना, कहना, वो कहती है क्या? कभी नहीं कहती है। यानी ये जो कहना वर्ब है इसको क्या कर रहा है? ये डिटेल ऐड कर रहा है नेवर डाल के, कि बोलती है, वो कभी नहीं बोलती है। तो ये नेवर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? एडवर्ब का काम कर रहा है। किस कैसे? क्योंकि ये टेल्स वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा नेवर। और नेवर यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब हो गया जी। नेवर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ये वर्ब को भी क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता। देखते हैं एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता। जैसे सी इज अ वेरी पुअर स्टूडेंट। सी इज़ अ वेरी पुअर स्टूडेंट। अगर बात करें स्टूडेंट तो अपने आप में क्या हो गया जी? नाउन। सी पिछले क्लास से याद कीजिए, प्रोनाउन। जो स्टूडेंट क्या किया? नाउन को क्वालिफाई किया, पुअर क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। पुअर क्या बना? एडजेक्टिव। और ये पुअर हुआ गरीब स्टूडेंट है, लेकिन गरीब में भी क्या है? वो बहुत गरीब है। यानी ये पुअर को भी क्वालिफाई कर रहा, ये पुअर एडजेक्टिव को भी वेरी क्वालिफाई कर रहा। और वेरी यहाँ पे क्या बन गया? एडवर्ब बन गया जी। वेरी क्या बन गया? एडवर्ब। और अगर बात करें ए की तो ए भी पुअर को क्वालिफाई कर रहा, ये भी स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा। इसीलिए इसको क्या बोला गया? मॉडिफायर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉडिफायर। ए यहाँ पे आर्टिकल बोल लीजिए, एडजेक्टिव बोलिए, एडवर्ब बोल लीजिए, ये हर तरह से काम करता है। इसीलिए इसे का नाम क्या दिया गया? मॉडिफायर दिया गया। तो सी इज़ अ वेरी पुअर स्टूडेंट। एडजेक्टिव था पुअर, इसको क्वालिफाई किया वेरी से। समझ में आ गया कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला भी क्या होता है? एडवर्ब होता है। और कुछ एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने वाला भी एडवर्ब ही होता है। जैसे वेरी यहाँ पे क्या था? सेम एग्जाम्पल से आपको फिर से ये एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल क्या हो गया जी? नाउन। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया वेरी, एडवर्ब। यहाँ तक तो समझ में आ गया। आप ए जो है इस एडवर्ब को क्या कर रहा? क्वालिफाई कर रहा। तो ये भी क्या हो गया? एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला भी एडवर्ब ही होता है।
ये भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो समझ में आ गया। आप डिफिनेशन के तरह से अगर आप इसको एक अच्छे तरीके से, एडवांस तरीके से अगर एडवर्ब को समझना चाहते हैं तो आपके लिए 4 वर्ड को हमेशा याद रखिएगा। कौन कौन? जो हाउ का रिप्लाई देगा, जो हाउ का रिप्लाई देता है वो अपने आप में एडवर्ब होता है। डियर क्या होता है? एडवर्ब होता है। जो हाउ का रिप्लाई देने वाला एडवर्ब होता है। जो व्हेन का रिप्लाई देगा, जो व्हेन का रिप्लाई देगा वो भी अपने आप में एडवर्ब होता है। जो वेयर का रिप्लाई देगा, जो वेयर का रिप्लाई देगा वो भी अपने आप में एडवर्ब होगा। और जो हाउ ऑफेन का रिप्लाई देता है वो भी अपने आप में एडवर्ब होता है। वो भी अपने आप में क्या होता है? एडवर्ब होता है। कैसे? देखिए, हाउ का रिप्लाई देता है, देखिए सी रीड्स इंग्लिश अटेंटिवली। अटेंटिवली का मतलब होता है मन लगाकर। क्या होता है जी? मन लगाकर। अब देखिए इसको, सी रीड्स इंग्लिश अटेंटिवली, वह मन लगाकर पढ़ती है। वो क्या करती है? मन लगाकर पढ़ती है। आप इससे क्वेश्चन पूछिए, रीड से वह कैसे पढ़ती है, तो क्या आएगा आंसर? वह मन लगाकर पढ़ती है। कैसे पढ़ती है जी? तो मन। किसका रिप्लाई दिया? हाउ का रिप्लाई दिया। किसका रिप्लाई दिया? हाउ का। और जो हाउ का रिप्लाई देने वाला एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे अटेंटिवली क्या हो गया जी? एडवर्ब हो गया। यहाँ पे अटेंटिवली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो जो हाउ का रिप्लाई देगा वो एडवर्ब होगा। जो व्हेन का रिप्लाई देगा वो भी अपने आप में एडवर्ब होता है। देखते हैं डियर व्हेन का रिप्लाई कैसे देता है। जैसे माई फादर doesn't read at night। अब देखिए यहाँ पे, मेरे पिताजी रात में नहीं पढ़ते हैं। मेरे पिताजी रात में नहीं पढ़ते हैं। माई फादर डजंट रीड एट नाइट। अब इससे पूछिए, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कब नहीं पढ़ते हैं? वेन। वेन का मतलब क्या होता है जी? कब। वेन का मतलब कब। तो इससे पूछिए कब नहीं पढ़ते, तो आपको आंसर क्या देंगे? एट नाइट। रात में नहीं पढ़ते, तो एट नाइट यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एट नाइट यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब। जो वेन का रिप्लाई देगा वो भी अपने आप में क्या होता है? एडवर्ब होता है। आप और भी एग्जांपल से देखिए, सी वेंट टू स्कूल। सी वेंट टू स्कूल। अगर बात करें आपको बचपन की, तो आपसे पूछा जाए कि स्कूल क्या है, तो आप बचपन में रट जाते हैं कि स्कूल क्या है? एक नाउन है। लेकिन डियर, स्कूल नाउन के तरह भी काम करता है और एडवर्ब के भी तरह से काम करता है। आप देख सकते हो, सी वेंट टू स्कूल, वह गई। कहाँ गई? वह गई। कहाँ गई? स्कूल गई। तो माय डियर, स्कूल गई। किसका रिप्लाई दिया? वेयर। और वेयर का रिप्लाई देने वाला क्या होता है जी? एडवर्ब होता है। नाउन का रिप्लाई देने वाला व्हाट, हु, हुम होता है। और एडवर्ब को रिप्लाई देने वाला हाउ, व्हेन, वेयर होता है। और किसका रिप्लाई दे रहा जी? वेयर का रिप्लाई दे रहा। किसका रिप्लाई किया? वेयर करेगा, वो अपने आप में एडवर्ब होंगे। वो अपने आप में क्या होगा? एडवर्ब। तो टू स्कूल यहाँ पे एडवर्ब हो गया जी। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो समझ में आ गया, हाउ का रिप्लाई देने वाला एडवर्ब, व्हेन का रिप्लाई देने वाला एडवर्ब, वेयर का रिप्लाई देने वाला एडवर्ब। हाउ ऑफेन, कितनी बार। हाउ ऑफेन का मतलब क्या होता है? कितनी बार। सी रीड्स
यहाँ पे सी प्लेज क्रिकेट सी प्लेज क्रिकेट 2 times सी प्ले क्रिकेट 2 times डेली। सी प्लेज क्रिकेट 2 times डेली, वो क्रिकेट खेलती है। सी प्ले क्रिकेट डेली 2 times, ऐसे कर दी। यहाँ पे सी स्पीक इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश डेली, सी स्पीक्स इंग्लिश डेली, वो अंग्रेजी बोलती है। कब बोलती है? डेली बोलती है, प्रतिदिन। किसका रिप्लाई दिया? वेन का। किसका रिप्लाई दिया जी? वेन का। और वेन का रिप्लाई देने वाला क्या होगा? एडवर्ब। वेन का रिप्लाई देने वाला एडवर्ब। और जो हाउ ऑफन का भी रिप्लाई देता है, कितनी बार, फ्रीक्वेंसी का रिप्लाई देगा, ठीक है, वो भी अपने आप में एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला, कंजंक्शन के बारे में समझना होगा। कंजंक्शन को बारे में अगर समझने के लिए आपको छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूँ तो आप इसको एक वर्ड से आप रट लीजिए, जो कनेक्ट करने की ट्राई करता है। जो क्या करती है? कनेक्शन करती है, कनेक्ट करता है। ज्वाइनिंग वर्ड बोल सकते हो आप इसको, ज्वाइन करने का काम करता है। ज्वाइनिंग वर्ड को आप क्या कर सकते हो? कंजंक्शन कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? कंजंक्शन, जो ज्वाइन करने का काम करेगा, या फिर किसी वर्ड को, या फिर किसी सेंटेंस को, या फिर किसी नाउन को, या फिर किसी प्रोनाउन को, किसी क्लाउज को जोड़ने का जो काम करेगा वो कंजंक्शन होगा। आइए हम लोग डिफिनेशन को भी देख लेते हैं। कंजंक्शन इज द ज्वाइनिंग वर्ड। अभी मैं बताया डियर, कंजंक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड होता है। और इसका काम क्या होता है? इट ज्वाइंस, और ये जोड़ता है, वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, क्लाउज को जोड़ता है, और सेंटेंस एक साथ को जोड़ता है। उसे क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन का एकमात्र काम जोड़ने का होता है, चाहे वो क्लाउज को जोड़ने का काम करे, चाहे वो नाउन को जोड़ने का काम करे, चाहे वो फ्रेज को जोड़ने का काम करे, उसे क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल से। एलेक्स एंड रंजन। एलेक्स क्या हो गया जी? नाउन। रंजन क्या हो गया? नाउन। एलेक्स एंड रंजन आर रीडिंग टुगेदर। एलेक्स और रंजन एक साथ पढ़ रहे हैं। तो एलेक्स और रंजन ये दोनों नाउन, ये दोनों वर्ड को एंड क्या किया? ज्वाइन करने का काम किया। क्या किया? ज्वाइंस किया, जोड़ा है, जोड़ने का काम किया। अब ये जो जोड़ने का काम किया, एंड को क्या कहेंगे हम लोग? कंजंक्शन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। कैसे? क्योंकि ये ज्वाइंट करने का काम किया। दूसरा, एलेक्स प्ले बेल। एलेक्स क्या करता है? बहुत ही अच्छे से खेलता है, बट रोहन प्लेज बेटर देन हिम। लेकिन रोहन उससे भी ज़्यादा अच्छा खेलता है। अब देखिए, एलेक्स प्ले बेल। एलेक्स क्या था जी? नाउन। प्ले क्या हो गया? वर्ब। अब वर्ब को ये क्वालिफाई किया, ये हो गया एडवर्ब। यहाँ पे अब इसको मिला के एक क्लाउज का निर्माण किया। अब देखिए, रोहन क्या हो गया जी? नाउन। प्ले क्या हो गया? वर्ब। अब बेटर देन हिम, बेटर देन हिम, ये भी, और यहाँ से यहाँ भी एक क्या क्या किया? क्लाउज का काम किया। तो एक क्लाउज और ये दूसरा क्लाउज, और इस दोनों क्लाउज को जोड़ने का काम कौन किया? बट। अब बट क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। बट को भी आप क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। यानी कंजंक्शन वो होगा जो वर्ड्स को जोड़ दे, जो फ्रेज को जोड़े, जो क्लाउज को जोड़े, जो एक दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करे, उसे क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। जैसे और एग्जांपल से देखिए, तीसरा एग्जांपल से, आई प्ले क्रिकेट। एक क्लाउज हो गया जी, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, यहां से एक क्लाउज, मुकेश प्लेज फुटबॉल। मैं क्रिकेट खेलता हूँ,
और मुकेश क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। और मुकेश क्या खेलता है, मुकेश देखिए यहाँ पे नाउन, और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे नाउन, और ये क्या हो गया जी वर्ब, इधर भी नाउन। अब इधर से एक क्लाउज और ये दूसरा क्लाउज, CLAUS, एक क्लाउज और ये दूसरा क्लाउज। अब ये दोनों को जोड़ने का काम कौन किया, एंड, और एंड क्या बन गया, कंजंक्शन। एंड क्या बना, कंजंक्शन। इन द सेम वे ही वाज सिक, व्हेन ही वाज सिक, जब वह बीमार था, आई वेंट टू सी हिम, तब मैं उसे मिलने गया था। भेन क्या किया, ही वाज एक क्लाउज और ये दूसरे क्लाउज को ये भेन क्या किया, जब इसका मीनिंग देता है। जब ये क्या किया, जोड़ने का काम किया, इस क्लाउज और इस क्लाउज को जोड़ने का। तो भेन भी यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। भेन भी यहाँ पे क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। तो आई होप आपको कंजंक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को समझने का ट्राई करते हैं। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है दैट शो द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड another words, and another words। and another word। अब देखिए प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन को रिलेशन को बताता है। जैसे जॉन हैज़ क्लोज कनेक्शन विद माई फैमिली, यानी माई फैमिली और जॉन के साथ जो कनेक्शन है बहुत ही क्या है, क्लोज है। तो माई फैमिली और जॉन कनेक्शन के साथ विद क्या किया, कनेक्ट किया, और कनेक्ट करके इसके रिलेशन को बताया कि उसकी जो फैमिली का कनेक्शन क्या है, बहुत ही नज़दीकी है। तो विद यहाँ पे क्या हो गया जी, प्रीपोजिशन हो गया। विद क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। आप देखिए सी वेंट टू हाउस, सी वेंट टू हाउस, वह गई, कहाँ गई, घर। आप देखिए लिखेंगे खाली सी वेंट हाउस, तो ये आपस में सही सेंटेंस नहीं, वह गई हाउस, घर, वह गई, ऐसे सी वेंट्स हाउस। अब ये टू क्या कर रहा है, इसको कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा, और जब ये टू कनेक्ट किया और इसको रिलेशन को शो किया कि जो गई है वो कहाँ गई है, घर गई है, तो टू भी यहाँ पे क्या हो गया जी, प्रीपोजिशन हो गया। टू भी क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब आगे देखिए और भी एग्जांपल्स है। शी हैज लॉस्ट हर बिलीफ, वह जो है अपनी विश्वास को अपने गॉड पे क्या किया, खो चुकी है। अब भगवान से उसकी विश्वास जो है उठ चुका है। शी हैज़ लॉस्ट हर बिलीफ इन गॉड। अब गॉड के साथ और उसका ये जो प्रोनाउन है और ये नाउन के साथ रिलेशन जो है इन बताने का ट्राई कर रहा कि गॉड पे जो विश्वास था वो क्या किया, खत्म हो गया। तो इन यहाँ पे क्या हो गया जी, प्रीपोजिशन। इन भी यहाँ पे क्या होगा, प्रीपोजिशन। आई हैव अ डीप रिस्पेक्ट, मेरे पास क्या है, बहुत डीप रिस्पेक्ट है फॉर माई ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, किसी भी फैमिली को आप ले सकते हो इधर। तो आई हैव अ डीप रिस्पेक्ट फॉर माई ग्रैंड फादर, मैं अपने दादाजी के लिए मेरे पास एक बहुत ही डीप रिस्पेक्ट है, मतलब गहरा रिस्पेक्ट है, आदर है उनके लिए। तो आपको क्या, ये जो फोर है माई ग्रैंड फादर और आई के साथ क्या किया, फोर रिलेशन को शो किया, तो फोर भी क्या बन गया, प्रीपोजिशन हो गया। फोर भी क्या बन गया डियर, प्रीपोजिशन। अब देखते हैं अगला एग्जांपल। देयर इज ए कांट अंडर द टेबल, देयर इज ए कैट, कांट नहीं है डियर, कैट है। देयर इज ए कैट, एक कैट है अंडर द टेबल। टेबल और कैट के पास जो रिलेशन है क्या है, अंडर है। क्या है, अंडर है। तो अंडर भी क्या किया, रिलेशन को शो किया। कैट और टेबल के साथ रिलेशन को शो किया, तो अंडर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। जो प्रीपोजिशन वर्ड जो रिलेशन को शो करेगा नाउन और प्रोनाउन के बीच, उसे प्रीपोजिशन कहेंगे। अगला एग्जांपल, देयर इज ए टेम्पल। देखिए टेम्पल एक नाउन और ये हाउस नाउन। एक टेम्पल है, माई हाउस, मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ
यहाँ पे क्या किया, रिलेशन को शो किया कि टेम्पल जो है उसके घर के सामने है, तो इन फ्रंट ऑफ भी क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। और इसका हिंदी होता है के सामने, के सामने। देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इसको आप बहुत तरीके से ट्रांसलेशन भी बना सकते हो। देयर इज ए रोड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक रोड है। आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस को आप बना सकते हो। अगला देखते हैं, लास्ट इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, और ये लास्ट है जी, नंबर 5 नहीं, नंबर 8। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, इसको एक वर्ड में समझने का ट्राई करेंगे। इंटरजेक्शन जो इमोशन को शो करता है माय डियर, किसको शो करता है, इमोशन को, और जो इमोशन को शो करने वाले होगा उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। इट शोज द इमोशन और सेंटिमेंट्स ऑफ द स्पीकर। कोई भी स्पीकर का जो अपना एक इमोशन होता है, एक सेंटिमेंट्स होती है, उसको शो करने वाले वर्ड को इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे आप सपोज क्रिकेट खेल रहे हो, आप मैच जीत जाते हो तो आपके मुंह से एक्साइटेड हो जाते हैं, मैच जीतने के बाद आपके मुंह से एक वर्ड निकलती है, हुर्रे आई वी वॉन दी मैच, हुर्रे आई वॉन द मैच, हुर्रे वी वॉन द मैच। जो हुर्रा जो आप वर्ड बोले, यही क्या था, अपने अंदर की जो इमोशन छिपी हुई थी, आपके अंदर को जो सेंटीमेंट था वो शो किया। तो हुर्रा क्या हो गया आपका, जो बोलते हैं हुर्रे वी वॉन द मैच। आप बहुत सारे ग्राउंड में देखते होंगे तो जीतने वाली टीम तो यही कहता है अपोजिट टीम को, हुर्रे वी वॉन द मैच। तो हुर्रे एक वर्ड जो आया, यही इंटरजेक्शन होता है डियर। ये कौन सा होता है, इंटरजेक्शन। तो हुर्रा क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया डियर। आपको और एग्जांपल से बोलते हैं, हे गेट आउट द कार, बहुत सारे बोलते हैं हे गेट आउट द कार, हे गेट आउट द क्लास, बहुत सारे बोलते हैं। तो जब हे वर्ड जो यहाँ पे यूज किया गया, हे ही क्या था, इंटरजेक्शन था। हे वर्ड क्या यहाँ पे, इंटरजेक्शन है। इन द सेम वे देखिए, यस यू आर राइट आप बोलते हो, जब कोई सेंटेंस, जब कोई आप किसी को समझाने का ट्राई करता है या फिर कोई लगे कि सही चीज बोल रहा, तो आप उसको क्या बोलते हैं, यस यू आर राइट। तो जो आप यस, जो आपके अंदर से निकला, सेंटीमेंट निकला, यस यू आर राइट, आप सही बोल रहे हो। तो यस यहाँ पे क्या हो गया डियर, यस यहाँ पे इंटरजेक्शन हो गया। यस यहाँ पे क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। तो समझ में आ गया। दूसरा क्या है, कंग्रेचुलेशन यू हैव वोन द मैच। आप बोलते हो, दूसरे व्यक्ति बोलते हैं भाई कंग्रेचुलेशन है आपका, यू हैव वोन द मैच, कंग्रेचुलेशन आपको बेटी हुई, कंग्रेचुलेशन आप अंग्रेजी बोलना सीख गए, कंग्रेचुलेशन आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना सीख गए। जो आप कंग्रेचुलेशन वर्ड बोलते हैं डियर, वही इंटरजेक्शन होता है डियर, वही क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। तो आपको समझ में आ गया इंटरजेक्शन। अब मैं आपको बता दूं डियर कि हम टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रीफ में कवर कर लिए। नाउन को समझे, नाउन को पहचानने का ट्राई किए, फिर उसके बाद प्रोनाउन समझे, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव, फिर वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब के बाद कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, और लास्ट आपका 8 में क्या पढ़े, इंटरजेक्शन। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा आपको। इसलिए अगले क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद वाला जो टेंस होगा, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चल गया। जब टेंस पढ़ेंगे तो आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट डे।